जय हिंद। चलो आज हम लोग को देखना है कोशिका चैप्टर। कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आज देखेंगे कोशिका होती क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका किस तरह हम लोग जानकारी लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो सेल क्या था, सेल के बारे में इसका प्राचीन नामकरण क्या था। तो प्राचीन समय में यानी पुराने समय में सेल को सेला कहा जाता था, जबकि इसका नाम सेल आगे पड़ेगा। एक वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, वो आएंगे और बताएंगे सेल का नाम और किस प्रकार सेल को खोजा गया। जबकि इसकी वैज्ञानिक नाम पूछता है सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। जब भी हम पूछेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो कहेंगे साइटो। और जब भी इसका अध्ययन किया जाता है तो वैज्ञानिक रूप में कहते हैं साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन, साइटो मतलब कोशिका, यानी कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन कराता है उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी जो था लैटिन भाषा से मिलकर बना है, लैटिन भाषा से मिलकर बना है। साइटो का अर्थ है कोशिका, लॉजी का अर्थ है अध्ययन, यानी कोशिका के बारे में जो अध्ययन कराएगा उसे हम कहेंगे साइटोलॉजी। पूछता है साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो उसको कहते हैं हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। हर्टविंग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म दिया। टर्म की बात जब भी करता है टर्म किसने दिया था, तो हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। हर्टविंग नामक वैज्ञानिक थे, टर्म मतलब होता है शब्द, यानी साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, तो हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने सेल साइटोलॉजी नाम दे दिया। इसके बाद इसका देखेंगे डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी की हम बात करते हैं, डिस्कवरी यानी डिस्कवरी कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ। तो खोज के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक आएंगे 1665 ईस्वी में, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक आएंगे और इन्होंने खोज करेंगे। और जब ये अपने समय में थे 1665 ईस्वी में, जब इन्होंने खोज किया था तो खोज के समय उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, और माइक्रोस्कोप ना होने के कारण इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था कांच को तोड़ के, जिसको हम लोग आईना भी कहते हैं। जैसे घर और में मुख वगैरह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही कांच के टुकड़े लिया था और कांच के बहुत सारे टुकड़े कर उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के लिए उन्होंने कॉर्क टिश्यू उठाया था। अब जानेंगे कॉर्क टिश्यू कहते किसको हैं, कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू की बात करेंगे कहते किसे हैं, तो कॉर्क टिश्यू क्या होता है, तो जैसे हम लोग पेड़ पौधे के जो तना होता है उसके कटते हैं उस भाग को, तो उसे हम कहते हैं कॉर्क टिश्यू। जैसे हम लोग घर में देखेंगे शैम्पेन वगैरह का बोतल वगैरह देखोगे तो वो कॉर्क टिश्यू, उस पर ढक्कन जो लगा रहता है कॉर्क टिश्यू रहता है। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है, कॉर्क टिश्यू बोलते हैं। तो कॉर्क टिश्यू लगा रहता है। या घर में हम लोग देखे होंगे, हमारी मम्मियाँ रहती थी, एक जार होता था जो कांच का जार होता था, ऊपर से एक ढक्कन लगे रहते थे इस पे, और इस ढक्कन लगे रहता था, जो ढक्कन लगा रहता लकड़ी का, उसको हम लोग भी कॉर्क का ही बना रहता था, तो वो कॉर्क हो गया। पुराने समय में ये रहते थे, लकड़ी का ढक्कन लगा रहता था, कॉर्क टिश्यू इसको बोलते थे। इसको गाँव देहात में हम लोग बोयाम कहते थे, यहीं में अचार वगैरह रखा था, अचार वगैरह खाने के लिए रखा जाता है। गाँव देहात में इसको बोयाम कहा जाता है, इसी में अचार वगैरह रखा जाता था, खटाई वगैरह रखा जाता था। ऊपर इस पर ढक्कन जो रहता था वो कॉर्क टिश्यू का रहता था। अब इस कॉर्क टिश्यू का अध्ययन देखेंगे आखिर उन्होंने किया कैसे। तो जब भी आप देखिए घर में भी जब आईना देखते हैं, आपके घर में शीशा होगा, आईना देखेंगे तो अगर ये इसमें क्रैक हो गया है यानी टूट गया है, तो टूटने के साथ इसमें देखेंगे आपके दोनों में फोटो दिखाई देगा, एक में नहीं दोनों में दिखाई देता है। और उसी तरह इसमें देखेंगे और टुकड़े करेंगे तो इसमें और प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं, तो बड़े बड़े प्रतिबिंब दिखाई दे। उसी प्रकार इन्होंने इसी का अध्ययन करके खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और इसमें कांच के बहुत सारे टुकड़े लिए थे। इन कांच के टुकड़ों पे इन्होंने कॉर्क टिश्यू को रखा और रखने के बाद अध्ययन किया। अध्ययन करके क्या पाया कि यह छोटे छोटे इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे जो बेंजीन के समान थे। आप जाएंगे तो ये देखेंगे ये बेंजीन की आकार है। इस आकार को समान उन्होंने देखा और देखने के बाद बताया कोशिका के बारे में। इस तरह उन्होंने संरचना देखा। जैसे ही कोशिका के बारे में उन्होंने पाया, कॉर्क टिश्यू को रखकर कांच के टुकड़े पर रखा
तो उन्होंने बेंजीन के आकार के समान देखा आकार। इस आकार के आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते भी दिखाई देते होंगे, मधुमक्खी का छाता वगैरह देखे होंगे जो, तो इस तरह दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा जो कोशिका होती है देखते हैं तो वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। जब भी देखेंगे तो ये देखने में मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देने लगती है और मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। और उन्होंने इस तरह हम देखेंगे तो केमिस्ट्री के रूप में ये एक बेंजीन की संरचना के आकार में दिखाई देता है। इसी को उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की कोशिका है। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में खोज करके बताया रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। इसलिए रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक को हम लोग कोशिका के पिता कहते हैं, पप्पा कहते हैं। पूछेगा कि कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में खोज किया, कोशिका का। और ये कोशिका कैसी थी, सजीव थी या निर्जीव। जैसे आप लोग देखेंगे तना वगैरह काट देंगे तो वो सजीव रहेगा कि निर्जीव, निर्जीव होगा। तो इन्होंने कोशिका का, जिस कोशिका का खोज किया वो कैसी थी, मृत थी। मृत थी, निर्जीव थी, यानी मृत थी, मरी हुई कोशिका थी, यानी डेड सेल का इन्होंने खोज किया। खोज करने के लिए इन्होंने क्या लिया था, कांच के टुकड़े को, और कांच के टुकड़े को लेकर इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने पाया। यही लड़की सब अलग तरीका से देखेगी, लड़की का स्टाइल बदल जाएगा जब ये सज धज जाएंगी। धरने के बाद लड़की का या महिला का वो खासियत है, खाना भूल सकती है लेकिन सजना नहीं भूल सकती है। सजना पहले जरूरी है, और जब ये सज धज जाएगी तो एक स्टाइल है इन लोग का, मालूम है, सब कुछ कर लेंगी या पूरा बलिया में सेंका कर लेती है, निकाल लेगी और आईने में अपने आप को देखेगी, कहेगी ओ माई गॉड आई एम लुक सो ब्यूटीफुल, लुक लाइक ए पापा के परी। तो इस तरह लड़कियां कहती है, अपने आप को खूब समझेंगी हम पापा के परी लग रहे हैं, बकलोल आदमी। पापा के परी बनना नहीं जरूरी है, पापा की शेरनी बनिए और कामयाब होइए, पढ़ लिख के इतना आगे बनिए, IPS बनिए, IAS बनिए, नाम रोशन कीजिए, तब शेरनी बनेंगे तब अच्छी बात है। पापा के परी बनेंगे, ढाई देगा कोनो छत पर से उड़ते रह जाओगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है तीव्र गति से। तो ये रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक का ये डिस्कवरी है, डिस्कवरी यानी खोज था, और खोज करने की वजह से इन्हें क्या कहा जाने लगा, साइटोलॉजी के फादर। तो पूछता है साइटोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट हुक। अब इसके बाद से एक और वैज्ञानिक आएंगे, इनके बाद से एक और वैज्ञानिक आएंगे। तो उन वैज्ञानिक को हम लोग देखेंगे क्या बोलेंगे और उन्होंने क्या अध्ययन कराया, किसके बारे में बताया, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, तो पहले जाने हमने फादर, साइटोलॉजी के फादर हमने जाना। पूछता है साइटोलॉजी के फादर कौन है, तब रॉबर्ट हुक। तो ये रॉबर्ट हुक हमारे क्या हो गए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या है, साइटोलॉजी के फादर है। अब पूछता है इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। इंडियन साइटोलॉजी के फादर पूछता है, इंडियन साइटोलॉजी के फादर पूछता है कौन है, तो कहेंगे A.K. शर्मा। A.K. शर्मा ये भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं। पूछेगा भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो कहेंगे भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहेंगे किनको कहते हैं, तो A.K. शर्मा, A.K. शर्मा याद रखेंगे इनको। और पूछता है A.K. शर्मा इंडियन फादर हैं। उसके बाद से हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हम चलेंगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में देखेंगे। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कौन बताया, तो इनके बारे में जब भी पूछता है जेनेटिक साइटोलॉजी के फादर, जेनेटिक साइटोलॉजी जेनेटिक साइटोलॉजी के बाद पूछेगा फादर कौन है, तो कहेंगे H.J. मूलर। H.J. मूलर ये हमारे हैं इसके फादर।
यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे हमारा पिताजी का लक्षण हम में आएगा, हमारा लक्षण अगले पीढ़ी में जाएंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होती रहेंगी, तो वो हमारे यहाँ कोशिका ये देखेंगे जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन चेंज वगैरह होते हैं। तो इन सब को हम देखेंगे। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे और अब यहाँ से खोज करना आरंभ करेंगे। जैसे आप लोग को भी देखो किसी छोटी सी बात की जानकारी मिल जाएगी, तो जानकारी के साथ साथ आप उसको कहाँ बढ़ाएंगे, आगे करते जाएंगे और आगे ही करते जाएंगे। तो इन सब को देखेंगे। इसी के बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनियो लीवेनहॉक। एंटोनियो लीवेनहॉक आएंगे। एंटोनियो लीवेनहॉक इनका पूरा नाम है, लीवेनहॉक इनको हम लिखे हैं। तो यहाँ से देखेंगे एंटोनियो लीवेनहॉक आएंगे तो ये क्या करेंगे और किन चीज़ों का खोज करेंगे। तो सबसे पहले एंटोनियो लीवेनहॉक है। अभी ये खोज करने के लिए एक समय चलेंगे। कहीं इनके बारे में दो कहानियाँ प्रसिद्ध है। कोई कहता है कि बाग में पानी दे रहे थे, बाग में थे और फूलों को पानी दे रहे थे और उनके हाथों में कुछ जर्म्स बैठ गए, यानी कुछ कचड़े उनके नाखून में फंस गए। उस नाखून के कचड़े को निकाल कर उन्होंने माइक्रोस्कोप पे रखा तो उन्होंने पाया कि इसमें बैक्टीरिया थी जो एक प्रकार की सजीव होती है। या अथवा कहता है कि ये बारिश में नहा रहे थे, नहाते समय इनके हाथों में कुछ लग गया था कचड़ा, उसको ले जाकर माइक्रोस्कोप पे रखा। तो इस तरह से ये कैसे भी किए। और इनके दोनों कहानियाँ, ये कहानियों से आपको कोई जानकारी नहीं लेनी है, लेकिन इन्होंने खोज क्या किया। तो जब भी देखेंगे तो उस जर्म यानी कचड़े को लेकर इन्होंने जब माइक्रोस्कोप पे रखा, तो माइक्रोस्कोप पे रखने के बाद उन्होंने पाया कि यह एक बैक्टीरिया थी। बैक्टीरिया का इन्होंने देखा। तो बैक्टीरिया को इन्होंने सबसे पहले देखा। तो देखने के बाद इस बैक्टीरिया को देखा तो ये एक प्रकार की सजीव है। कैसी है? सजीव है, यानी लिविंग था। और लिविंग करने के साथ साथ यह एक कोशिकीय था, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बना था। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर था, एक कोशिकीय था, एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ था। तो सबसे पहले पूछता है कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो कहेंगे एंटोनियो लीवेनहॉक। तो बैक्टीरिया का यहाँ पे खोज कर दिया। या पूछे बैक्टीरिया के फादर किसे कहेंगे, तो एंटोनियो लीवेनहॉक। अब ये यहीं तक नहीं रुके, आगे भी खोज करते रहे। पहले इन्होंने बैक्टीरिया का खोज कर दिया। बैक्टीरिया के साथ साथ अगला जब ये खोज करेंगे तो खोज करने के साथ साथ ये प्रोटोजोआ का भी खोज किए। प्रोटोजोआ का खोज कर दिया। प्रोटोजोआ का जब खोज किए तो प्रोटोजोआ खोज कर दिए और प्रोटोजोआ के बारे में बताया इन्होंने। और प्रोटोजोआ के साथ साथ आगे इन्होंने खोज किया, अपने खोज को जारी रखा। और खोज करने के साथ साथ मेल गैमेट के बारे में खोज किया। मेल गैमेट जो होता है उसे कहते हैं स्पर्म, यानी शुक्राणु। तो शुक्राणु का भी इन्होंने खोज किया। आगे आपको इसी चैप्टर में शुक्राणु के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में आप लोग को चलेंगे तो आगे भी इसके बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जिसमें रिप्रोडक्शन, उसमें स्पर्म के बारे में पुनः जानकारी मिलेगी। पुनः इन्होंने RBC का खोज किया। पूरा नाम रेड ब्लड कार्पुल्स। अब रेड ब्लड 3-4 यहाँ पे बैक्टीरिया को हमने देखा, जो बैक्टीरिया के बारे में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। प्रोटोजोआ के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जबकि स्पर्म को आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है। ब्लड वाले में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं RBC के बारे में। RBC के बारे में देखेंगे कि क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना है, पूरी डिटेल्स में नहीं जानी है कि RBC क्या होते हैं। तो RBC को देखेंगे। RBC फुल नाम है रेड ब्लड कार्पुल्स। हिंदी में कहेंगे इसको लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं देखेंगे। अब इसका पूछता है कि जीवन काल कितना है, कितने दिन में ये जीवन काल इसका रहता है। तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहता है और जीवित रहने के बाद ये डेथ कर जाता है, मर जाएगा। और मरने के बाद स्प्लीन में जाता है, जिसको प्लीहा अथवा तिल्ली भी बोलते हैं। प्लीहा अथवा तिल्ली, इंग्लिश में इसको स्प्लीन बोलते हैं। तो प्लीहा अथवा तिल्ली में जाता है और यहीं पे ये खत्म हो जाता है। तो पूछता जाता है कि रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा अथवा तिल्ली को। अब ये जाने के बाद पूर्ण रूप से मरेगा नहीं बाबू, वहां पे मर तो गया है। मरने के बाद वो पुनः यहाँ से जेनरेट होगा, यानी पुनः इसका निर्माण भी होगा। निर्माण भी पूछता है कि कहाँ होता है, तो निर्माण भी होगा
निर्माण। निर्माण की बात करेंगे तो जो मरा हुआ आया था आरबीसी वो पुनः निर्माण होता है, पुनः जनरेट होता है, रीजनरेट होकर यहाँ पे बन जाएगा आपका ब्लड। वैसे आप देखेंगे तो ब्लड बनेगा, वैसे आपने पढ़ा होगा ब्लड अस्थि मज्जा में बनता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनेगा, साथ में जो मरा हुआ है वो प्लिया अथवा तिल्ली में भी बन जाता है। और ये काम कब आता है ब्लड, जब आपके शरीर में पूर्ण रूप से खून खत्म हो जाएगा, ब्लड खत्म हो जाती है तो उस समय ये खून देने का कार्य करता है। तो कब्रगाह पूछे किसे कहेंगे तो प्लिया अथवा तिल्ली, जनरेटर भी पूछेगा तो किसे कहेंगे प्लिया अथवा तिल्ली, साथ में अस्थि मज्जा भी, अस्थि मज्जा में भी बनता है। तो जीवन काल वगैरह होगा, इसी जीवन काल वगैरह को देखना है। जीवन काल के बाद निर्माण देखेंगे, अस्थि मज्जा में बनेगा, और अस्थि मज्जा हमेशा बड़ी बड़ी हड्डियों में पाई जाती है, ना कि छोटी हड्डियों में। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा। तो प्लिया अथवा तिल्ली को देख लिए, इसका निर्माण देख लिए आरबीसी का, इसका खोजकर्ता देख लिए, खोजकर्ता वगैरह याद रहना चाहिए। इसका खास करके दिन याद रखना चाहिए, कितना दिन जीवित रहता है, कहाँ मर कर जाएगा। और क्वेश्चन ये बार बार पूछता है कि रक्त का कब्रगाह किसा कहा जाता है, तो इंग्लिश में स्प्लीन अथवा प्लिया अथवा तिल्ली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यही आपके जाएंगे तो आगे आप लोग को इसको पढ़ाया जाएगा। रक्तचाप वगैरह, रक्तचाप आप लोग जानते हैं बीपी कैसे बढ़ जाता है, बीपी कैसे घट जाता है, मालूम होगा आपको बीपी बढ़ने के बारे में। यही होगा ब्लड रक्त प्रेशर, ये आपको हार्ट वगैरह, हार्ट जब पढ़ाया जाएगा हृदय तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो व्यक्ति का बीपी भी इसी के कारण, लाल रक्त कणिकाएं जब हृदय में जाएंगी प्यूरिफाई होंगी तो नसों के साथ जाती हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होती है। तो इसको देखेंगे 120/80 रहेगा तो आपका बीपी का है, ठीक है। यानी अधिकतम कितना रहना चाहिए 80, 120, न्यूनतम कितना रहना चाहिए 80। अगर ये ज़्यादा और कम हो जाएगा तो आपको घबराहट बेचैनी होने लगती है। और इसका घरेलू उपचार है क्या, साली से बतियाइए। आपके घर पे चीनी हो, ग्लूकोज हो, उसे घोल कर उसे पिए। अथवा नहीं होता है तो आप एक काम करिए, अगर आपका बीपी घट गया है, क्या हो गया है, कम हो गया है, बीपी कम हो गया है तो बीवी से बतियाइए, बीपी धाए दे बढ़ा देगी। ऐसा बीपी बढ़ाएगी, कहेगी रतिये कहे थे कि वो झमकौआ फराक खरीद के लाइएगा, नहीं लेकर आए। पियर का फराकवा देखे थे, लाल का फराकवा देखे थे, नीमन लगा था, नहीं लाए। एक के बार झमका उमका देगी, ऐसा खाना परोसेगी लगेगा कुत्ते को खाना दे रही है, तो बीपी आपका क्या हो जाएगा, धड़ाक से बढ़ जाएगा। दवा ववा का जरूरत पड़ा है, नहीं पड़ा। तो बीपी बढ़ाना हो तो किससे बात करिए, बीबी से। अगर आपको बीपी घटाना हो, क्या करना हो, बीपी घटाना हो तो साली से बात करिए। किससे बात करेंगे, साली से। बीपी घटाना हो तो किससे बात करेंगे, साली से। आपका बीपी बहुत शांत हो जाएगा, एक के बेट बहुत प्रेम से बताएगी, अब बतियाएगी तो लगेगा अमृत बरस रहा है, और आपका बीपी का हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो ये हमने देखा सजीव कोशिका के बारे में खोज किसने किया, कोशिका क्या होता है, कोशिका का अब देखेंगे काम क्या है, कोशिका होती क्या है, आखिर इस कोशिका का होना जरूरी क्यों है। तो कोशिका में पहले हम लोग देखेंगे कि किन कैसी कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं का अध्ययन किस किस तरह से करेंगे। तो कोशिका का अध्ययन हमने किया तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कभी देखेंगे। तो ये प्रकारों के बारे में जब बता रहे थे एंटोनियो ल्यूवेनहाक, तो उन्होंने बताया कि इसमें एक कोशिकीय कुछ होते हैं, एक कोशिकीय कुछ जीव होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जैसे देखेंगे एक कोशिकीय में कौन आएंगे, तो एक कोशिकीय में वो आते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिनका पूरा शरीर में एक ही कोशिका से हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कि एक कोशिकीय। जैसे अभी हम लोग ने देखा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैसा है, एक कोशिकीय है। और पूछे वायरस कौन सा कोशिकीय है, बहुकोशिकीय ना एक कोशिकीय, वो अकोशिकीय है, उसमें किसी प्रकार का कोई कोशिका नहीं है। तो वायरस अकोशिकीय होते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को हमने एग्जाम्पल वगैरह में देख सकते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे तो अमीबा वगैरह आ जाएंगे। बहुकोशिकीय में हम देखेंगे तो बहुकोशिकीय में कौन आते हैं, तो कहेंगे बहुकोशिकीय वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे बहुकोशिकीय। और ये बहुकोशिकीय जो होते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य किस में आ जाएगा, बहुकोशिकीय, यानी ह्यूमन किस में आ सकता है, बहुकोशिकीय में। ह्यूमन की बात करेंगे तो ये आएगा बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय के साथ साथ जितने जानवर एनिमल दिखाई देंगे वो कैसे हो जाएंगे, बहुकोशिकीय। जैसे ऊंट,
बिलार, सियार, खेखर, बानर, सांडर, जितने सारे जीव आएंगे, तो जितने जीव आएंगे, मक्खी भी हमारी क्या है, बहुकोशिकीय है। तो ये बहुकोशिकीय यानी एक कोशिका से यानी 2 कोशिका से जिसमें भी अधिक सेल रहेंगे वो क्या है, बहुकोशिकीय है। जिस तरह हम देखेंगे बहुकोशिकीय में अगर हम देखें तो हम में लाखों अरबों कोशिकाएं हैं, काउंटेबल भी नहीं है। पूर्ण रूप से हम एक या एक बता भी नहीं सकते हैं कि कितने सेल एक व्यक्ति में। जैसे आप लोगों को कभी बुखार उखार लग जाता होगा, इंजेक्शन वगैरह लगता है या सुई वगैरह कभी कभी चुभ जाती है, तो सुई चुभने के साथ साथ आप देखेंगे तो हजारों कोशिकाएं मर जाती हैं, लाखों कोशिकाएं मर जाती हैं। ये मालूम ही नहीं, सोचो कितनी छोटी कोशिकाएं। तो कोशिका इतनी छोटी होती है जिसको आप आंखों से देख भी नहीं सकते हो। सोचो एक सुई चुभने से लाखों हजारों कोशिकाएं मर जा रही हैं, तो कितनी छोटी होंगी। और यही सब कोशिका को देखकर रॉबर्ट हुक ने एक डिफिनेशन दिया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का परिभाषा दिया, डिफिनेशन बताया। रॉबर्ट हुक ने कहा, इसके कोशिका को परिभाषित करते हुए कहा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर लाइफ। हिंदी में कहा जीवन की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी इन्होंने कहा जो संरचना प्रदान करे, क्या प्रदान करें, संरचना दे, संरचना के साथ साथ क्रिया भी कराए, क्रियात्मक इकाई भी हो, क्रियात्मक इकाई हो। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कहेंगे कि क्या है, कोशिका है। तो संरचना भी बनाएगा। जैसे हम लोग को देखेंगे संरचना हो तो संरचना एक निश्चित शेप में, मानव का संरचना अलग है। उसी तरह हम लोग ऊँट का संरचना देखेंगे तो क्या मानव का संरचना ऊँट की संरचना एक समान आएगी, कभी नहीं आएगी। सब जानवरों की अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है, तो उसकी संरचना अलग, उसका कार्य भी अलग होता है। क्रियात्मक जो होगा तो उसकी क्रियात्मक इकाई भी अलग अलग होगी। कोशिका पूछता है क्या, सबसे छोटी इकाई के रूप में इसको जाना जाएगा। कोशिका कहेगा क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है। कोशिका भी है, ये परमाणु से मिलकर बनेगा, परमाणु से अणु बनेगा, उसके बाद बहुलीकृत होगा। ये सब एक दिन अलग दिन बताएंगे उसको किस तरह कोशिका बनता है। कोशिका का अब कार्य क्या है हमारे शरीर में, आखिर कोशिका हमारे लिए जरूरी क्यों है, अगर कोशिका नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका का कार्य क्या है, क्यों कोशिका जरूरी है। तो कोशिका का कार्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। आखिर कोशिका हमारे शरीर में कर क्या रही है, और कोशिका हमारी नहीं है तो क्या होगा। आपका शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं होगा जिसमें कोशिका ना हो। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो मृत होती हैं, जैसे हमारा बाल, ये बाल को देखेंगे तो ये क्या है, मृत कोशिकाएं। नाखून, ये क्या है, मृत कोशिकाएं। बाकी सारे चीजें आप लोग देखेंगे, जब शरीर का कोई भी हाथ का भाग, शरीर का कोई भी भाग, हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो आपको दर्द महसूस होगा, तो कहेंगे क्या है, सजीव है। बाकी सबको देखेंगे जहां दर्द नहीं महसूस होगा, जैसे बाल काटेंगे तो दर्द महसूस होगा, नहीं होगा, तो वो क्या है, निर्जीव है। तो कोशिका हमारे जीवन में पहले संरचना बनाता है, यही रहेगा। कोशिका मिलेगी और कोशिका मिलकर आगे टिश्यू का निर्माण करेगी, टिश्यू से एक अंग बनेगा, अंग के साथ साथ अंग तंत्र बनेगा और उसके साथ पूरा बॉडी बन जाएगा। ये हमारा कोशिका हुआ। साथ में हम लोग जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यही ऑक्सीजन को ये लेता है कोशिका। जो हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो प्रक्रिया जो जाता है वो कोशिका के पास जाता है, और यही कोशिका जब ऑक्सीजन को ले लेती है तो ATP का निर्माण करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब मिलकर 38 ATP बना लेते हैं तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है, और ग्लूकोज जब मिल जाता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। तो ग्लूकोज से हमारे शरीर में ऊर्जा बन गया। अब हमारे जीवन में सबसे जरूरी है कि जब तक शरीर में ऊर्जा है तब तक काम करेंगे, और जिस दिन आपके शरीर से ऊर्जा खत्म, आप भी खत्म, कजिया हो जाएगा, बुनिया बटा जाएगा, तो ये भी दिक्कत होगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे शरीर में कोशिका का बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये कोशिका और क्या काम करेगी, तो ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाती है। अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाएगी। जैसे F1 पीढ़ी से F2 में जाएगा, F2 से F3 में जाएगा, और F3 से F4 में जाएगा। ऐसे ही ये क्या होता है, आगे बढ़ते आता है। जैसे हम लोग भी जानते हैं हम लोग का पूर्वज कौन है, तो हम लोग कहते हैं हम लोग के पूर्वज बंदर हैं। यानी हम लोग किस कैटेगरी से आए हैं, बंदर से। और बंदर से होते होते धीरे धीरे हम सभ्य मानव के तरफ आ गए हैं। तो धीरे धीरे वो
इन्फॉर्मेशन आया है और वही इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसी तरह देखेंगे हमारे पिताजी का लक्षण हम में आएगा, हमारा लक्षण हमारे पुत्र में जाएगा, इसके पुत्र का लक्षण इसके पुत्र में आएगा, यानी एक एक लक्षण आगे हस्तांतरित होते रहते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे गांव देहात में, कहीं जाते होंगे, आपको कोई बुजुर्ग होगा, पहचानता भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, लेकिन आपको चेहरे को देख के कह देता है फलानवा का लड़का है, और सटीक बताता है, एकदम एक्यूरेट बताता है कि आप उसके लड़के हैं, तो वो पहचान जाता है। किसके इन्फॉर्मेशन के कारण? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण। यानी माता पिता के कुछ लक्षण आप में आए हैं जिसके वजह से वो आपको पहचान जाएंगे कि आप इनके लड़के हैं। जैसे बहुत सारे लोग होंगे, आपको मिले भी होंगे, बिना जान पहचान के ही बता देते होंगे कि आप इनके लड़के हैं, और आप सोचने भी लगते होंगे ये आखिर चीन कैसे लिए, पहचान कैसे लिए हैं। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे पूर्ण रूप से लेके जाएगा? नहीं लेके जाता है, पूर्ण रूप से कभी नहीं ले जाएगा। तो ये आनुवांशिक लक्षण को लेके जाता है, पूर्ण रूप से नहीं लेके जाएगा। यही देखेंगे तो अभी कोशिका में आगे चलेंगे तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, हमारे वैज्ञानिक मिलेंगे, अलग अलग देखो कोशिका में परिवर्तन कर देंगे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग परिवर्तन करके अलग अलग चीज़ों को बना रहे हैं। जैसे आप लोग देखिए पुराने समय में कदुआ छोटे छोटे आते थे, इस समय देखिए कदुआ कितना बड़े बड़े आ रहे हैं। करेली जो होता था छोटा छोटा होता था, अभी इसी के कोशिका में परिवर्तन कर देते हैं तो कदुआ जो हो गया, करेला हो गया, कोई भी सब्जी हो गई, देखो बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, सुने भी होंगे कि सब्जियों में इंजेक्शन लग रहा है और बहुत तेज़ी से उसका क्या हो जा रहा है, इजाफा हो जा रहा है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? बदल भी सकता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लाएगा भी और उसको बदल भी देगा, बदल देगा तो उसका आकार भी बदल सकते हैं। यही आकार वगैरह बदल देंगे तो अजीब अलग अलग चीज़ आ जाएंगे। जैसे इसी आकार वगैरह की अगर बात करते हैं, कोई मनुष्य है और मनुष्य के साथ साथ उसको देखते हैं जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देंगे, तो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा तो उसमें अगला वाला लक्षण जो डालेंगे वो आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है और इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और इसमें हमने पक्षी का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डाल दिया, और वो वाला डाले जो पंख लेके आए, क्या लेके आए? पंख। लड़की को डालो, पापा के परी बनेगी, किस में डाल दिए? लड़की में। और लड़की में डाले और पंख लेके आए, और पंख लेके जब आएगा, जब इसकी अगली पीढ़ी आएगी तो इसको हो सकता है कि जब आए तो इसमें भी क्या आ जाए, पंख आ जाए, और पंख आ जाए तो लड़कियों का बचपन का तमन्ना पूरा हो जाएगा, पापा का परी बनने वाला। तो तब ये पंख से उड़ने लगेंगी, और ऐसा समय आएगा कि सब समय में इनसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे संसार पे ऐसे ही छा जाएंगे। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस तरह चेंज नहीं करके देखा गया है। लेकिन लड़की अगर ऐसा होता तो लड़की का ख्वाहिश पूरा हो जाता कि हम पापा के परी बन गए, कितना खुश होती, पंख उड़ाती है कि वह छत पर से वो छत पर कूद जाती, और ये सब स्पेशली क्वालिटी पाया जाएगा। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके भी आता है और चेंज भी कर सकते हैं। इस समय भी हम चाहें तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। मानव पे अभी बैन है, मानव पे इस तरह का परीक्षण नहीं किया जाता है। ये हमारे हुए, तो ये हमारे लिए कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका को हम लोग देखेंगे तो अगर कोशिका आपके शरीर में बाय द वे ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। अगर कोशिका में आपके शरीर में ज़्यादा बन जाती है सेल डिवीजन के थ्रू, तो आपको कैंसर नामक बीमारी हो जाएगी। और कैंसर नामक जब बीमारी हो गई तो आपको देखेंगे इसमें किसी प्रकार का कोई दवा नहीं है, किसी प्रकार की कोई इलाज नहीं है, इसमें मौत को गले लगाना ही पड़ेगा। अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। तो ज़्यादातर देखेंगे ज़्यादा हो जाएगा तब वो दिक्कत, कम हो जाएगा तब वो दिक्कत, हर समय इसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारे थे कोशिका के इन्फॉर्मेशन। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलेंगे। तो इसके साथ साथ आगे देखेंगे और क्या क्या परिवर्तन हुए। इसके बाद से बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आने के बाद इन्होंने अलग अलग थ्योरियाँ देना आरंभ करेंगे और उस थ्योरी यानी सिद्धांत में बताएंगे कि कोशिका कैसे बनी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी की जब भी बात करेंगे, थ्योरी यानी कोशिका थ्योरी यानी सिद्धांत की बात करते हैं कि किसने सबसे अच्छा सिद्धांत दिया है, और सबसे अच्छे सिद्धांत का अध्ययन किसके थ्रू कराएगा बताएगा। तो सिद्धांत में सबसे अच्छा सिद्धांत जो देता है स्लाइडेन और स्वान का, स्लाइडेन तथा स्वान।
दो ऐसे वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक नहीं है, दो वैज्ञानिक हैं। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक आएंगे और आने के बाद ये क्या देंगे, कोशिका सिद्धांत, यानी मानव शरीर में कोशिका कैसे कार्य करती है। तो इस कार्य करने को हम लोग देखेंगे, तो कोशिका कार्य करने को हम लोग क्या कहेंगे, तो इन सब की इन्फॉर्मेशनों को देखना है। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या कहा कि सबसे पहले एक छोटी कोशिका होती है और जब कोशिकाएं मिलती हैं तो कोशिका के मिलने के साथ साथ उत्तक का निर्माण होता है, और जब एक एक उत्तक मिलते हैं तो उत्तक के मिलने के साथ साथ अंग बनता है, और जब अंग बन जाता है तो अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र जब मिलता है तो पूरा शरीर का निर्माण करता है। अब देखेंगे, कोशिका मिली, कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बना आपका शरीर, ये शरीर बना। अभी इन कोशिकाओं में देखेंगे तो सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, और देखेंगे इसमें मेल की, सब में मानव में मेल में देखेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट सबसे बड़ी कोशिका होती है और मेल गैमेट जो होता है सबसे छोटी कोशिका। यानी देखेंगे तो सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो स्पर्म, और बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं ओवम या ओवा, ओवम या ओवा कहते हैं। तो इस ओवम या ओवा, इसको हिंदी में कहेंगे शुक्राणु, शुक्राणु, इसको कहेंगे अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों एक दूसरे से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलेंगे तो मिलने के पश्चात ये फर्टिलाइजेशन की अभिक्रिया करते हैं, और फर्टिलाइजेशन की जब अभिक्रिया होती है तो कोशिका विभाजन होता है, और जैसे ही कोशिका विभाजन होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर देती है, और जैसे ही उत्तक का निर्माण हो जाता है तो उससे बनता है हमारा अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और उसके बाद हो जाता है हमारे शरीर का निर्माण। तो इस प्रकार कोशिका सिद्धांत हमारा कार्य करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत तो हमने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइडेन एंड स्वान। इसके बाद आएंगे रॉबर्ट बिरचू वगैरह, रॉबर्ट बिरचू होंगे, उसके बारे में देखेंगे। रॉबर्ट बिरचू ने क्या कहा, रॉबर्ट बिरचू को देखते हैं। बिरचू, रॉबर्ट बिरचू, रॉबर्ट बिरचू को देखते हैं, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो लैटिन भाषा में सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने लैटिन भाषा में सिद्धांत दिया है। कहा है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग, यानी पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका। उसके बाद सेलुला का मतलब होता है सेल, यानी कोशिका, इसका होगा कोशिका। ई का मतलब होता है टू मतलब से, और सेलुला मतलब पुनः कोशिका, यानी पुरानी कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। ये किसने कहा, रॉबर्ट बिरचू ने। रॉबर्ट बिरचू ने कहा पुरानी कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। इन्होंने कहा कि पुरानी कोशिका से कोशिका का निर्माण कैसे होगा, तो इन्होंने सबसे पहले लिया और कहा एक सेल होता है, और जब ये सेल आपस में डिवीजन करता है तो पुरानी ये कोशिका है, ये कोशिका को हम लोग कहेंगे मातृ कोशिका या पितृ कोशिका, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका होती है। और ये मातृ कोशिका अपना सेल डिवीजन करके दो नए सेल बनाती है। एक था, एक से कितना बन गया, दो, और दो बन जाता है तो इसको हम डॉटर सेल या पुत्री कोशिका बोलते हैं, पुत्री कोशिका बोलते हैं। तो इस तरह से हमने कोशिका को देखा। तो ये रॉबर्ट बिरचू ने सिद्धांत बताया, और इस सिद्धांत के आधार पे हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या होता है। इससे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में सबसे कम और सबसे ज़्यादा बड़े छोटे कोशिका को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा और छोटी कोशिका।
पूरे यूनिवर्स में पूछता है कि सबसे बड़ा कोशिका किसका पाया जाता है, तो सबसे बड़ी की कोशिका की बात करेगा, सबसे बड़ी कोशिका तो कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें पाया जाता है। सबसे बड़ा कोशिका अभी ओवम में कहेंगे। शुतुरमुर्ग विश्व की बात की है पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे संसार में बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच कहते हैं इसको, ऑस्ट्रिच का एग में। सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा, छोटी कोशिका, तो छोटी कोशिका की बात करता है तो उसे कहते हैं वो एक प्रकार की बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। और इस बैक्टीरिया का नाम पूछता क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा इसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसका नाम है। तो पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। सबसे छोटी क्या है, तो एगो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसी का एक और नाम है, इसी को पीपी येलो भी बोलते हैं, पीपी येलो भी बोलते हैं, पीपी येलो इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं पीपी येलो। और इसको देखते हैं, इसकी एगो खराबी है कि ये सांस लेने में ऑक्सीजन को लेता ही नहीं है, श्वसन की अभिक्रिया नहीं करता है, यानी सांस नहीं लेगा, ऑक्सीजन नहीं लेगा। अगर ये हमारे शरीर पे बाय द वे हावी हो गया, आकर प्रभावी हो गया, तो खुद तो सांस नहीं लेता है, हमको भी सांस नहीं लेने देगा। कहेगा जब हम सांस नहीं लेते हैं तो तुमको भी सांस नहीं लेने देंगे, और जब भी हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो उस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो मौत हो सकती है। तो ये हमारा देखे पीपीएलओ, इसको हमने देखा। और ये छोटी कोशिका है, और इन छोटी कोशिकाओं को देखेंगे तो एक कोशिका में बैक्टीरिया को हमने देखा, और बैक्टीरिया का कुछ गुणधर्म भी देखेंगे कि आखिर ये बैक्टीरिया का लक्षण कैसा है, इसको पहले हम लोग देखेंगे। तो बैक्टीरिया का जब उसी समय आपको बता देना चाहिए था, लेकिन अभी बताते हैं इसको बैक्टीरिया के बारे में। जब एंटोनियो लीवेनहॉक ने इसका खोज किया बैक्टीरिया का, तो इन्होंने पाया कि कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जिन पे सेल मेम्ब्रेन है, और कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जिन पे सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति है, और कुछ ऐसे थी बैक्टीरिया जिस पे केवल कोशिका झिल्ली थी। इस पे क्या है, कोशिका झिल्ली, और कुछ पे कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जिसमें भी होता है उसे प्लांट में रखा जाता है, किसमें, प्लांट में। और जिसमें कोशिका झिल्ली केवल रहता है, जैसे हम लोग केवल कोशिका झिल्ली हम लोग में है, तो कोशिका झिल्ली रहेगा तो उसे एनिमल में रखेंगे। और प्लांट में जब भी रखा गया तो इसको कभी हम लोग देखते थे तो इसको बोटनी में रखते थे, बोटनी में रखते थे, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, सेल वॉल। और कभी कभी इसको हम लोग जूलॉजी में रखते थे, जूलॉजी में, तो जूलॉजी में यानी दोनों में जाता था। इसका देखे थे गुणधर्म, पेड़ पौधों की तरह भी कर रहा है, जानवरों को भी तरह कर रहा है, यानी जीव की तरह इसमें देख रहे हैं, तो दोनों की तरह। तो कभी कभी इसको अध्ययन करने के लिए बोटनी में रखा गया, कभी कभी जूलॉजी में रखा गया। इसलिए इसको जब दोनों कैटेगरी में इसे आया तो दोनों की तरह गुणधर्म दिखाया, तो उसे कहा गया कि जोकर है। ये क्या है, जोकर है। तो पूछता है जोकर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं, बैक्टीरिया को, या जोकर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे, तो बैक्टीरिया को। दोनों का गुणधर्म एक जैसा नहीं, कभी इसके तरह कभी उसकी तरह दिखाई देता है। इसी पे एक शायर ने कहा था, गजल वाले उसलूक समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। गजल वाले उसलूक समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे, और इस कदर मिलती है इसकी सूरत मेरी गजलों से कि देखने वाले इसे मेरा महबूब समझते होंगे। इसको बकलोला के देखो कब किस तरह दिखाई दे रहा है, जानवर का तरह, यानी जानवरों को, कभी पेड़ पौधों की तरह। तो इसीलिए इस बकलोला पे ये शायरी लिख दिया गया। तो ये बकलोल की तरह लक्षण करता है, किसी भी कैटेगरी में नहीं रहता है, बीच में रहता है। किधर रहता है आदि, तो ये देखेंगे। तो इसको हमने देखा सबसे छोटी और बड़ी कोशिका। ये कहाँ की थी, तो विश्व की, विश्व में पूरे संसार में बात किया तो इस तरह हमने देखा। अब देखेंगे मानव में, कहाँ देखेंगे, मानव में छोटी और बड़ी कोशिका। मानव में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका को देखेंगे तो सबसे पहले पूछता है कि बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, बड़ी कोशिका, उसके बाद से कहेंगे छोटी कोशिका, उसके बाद से कहेंगे हम लोग लंबी कोशिका। 3 कोशिकाओं को हमें देखना है। तो बड़ी कोशिका की अगर बात करता है तो फीमेल गैमेट, मानव युग्म, फीमेल माने मादा, मादा गैमेट फीमेल गैमेट में पाया जाता है, जिसको हम ओवा या ओवम बोलते हैं।
ओभा या ओभम, हिंदी में इसको कहेंगे अंडाणु। यानी फीमेल में जो अंडाणु बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करती है तो मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट किसे कहते हैं, यानी स्पर्म को। स्पर्म को देखेंगे तो मेल गैमेट स्पर्म है, इसको हिंदी में कहेंगे शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है ये सबसे क्या होता है, छोटी कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बेबी का निर्माण करेंगे। तो ये छोटी और बड़ी कोशिकाएं मिलकर अभी सेल थ्योरी में भी बताया था कि बेबी का निर्माण किए। सबसे लंबी कोशिका पूछता है तो न्यूरॉन, न्यूरॉन, इंग्लिश हिंदी सेम है, न्यूरॉन ही बोलते हैं इसको। ये कहाँ पाया जाता है तो तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में, जिसको हम लोग गाँव देहात में लोग कहते हैं खोपड़ी के, खोपड़ी में पाया जाता है। तो ये मस्तिष्क में पाया जाएगा, जिसको हम कहेंगे तंत्रिका तंत्र में होता है। वो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है किसमें, न्यूरॉन में। उसके बाद से हम लोग चलेंगे तो ब्लड में देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ब्लड में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है तो कहेंगे WBC, WBC कहेंगे वाइट ब्लड कार्पुल्स। और जबकि छोटी कोशिका का बात कहेगा तो रेड ब्लड कार्पुल्स। तो ये था दुनिया में और मानव में। दुनिया की बात करेंगे सबसे लंबी किस में पाई जाएगी, सबसे लंबी अगर मानव में पूछता है तो न्यूरॉन। सब दुनिया में पूछता है तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। और पूछता है कि सबसे छोटी विश्व में बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरिया क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा। एक और उसका नाम बताए, PPLO, PPLO उसका एक और नाम है PPLO। अगर पूछता है सब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में ओवम, ओवम या ओवा, ये कहाँ पाया जाता है तो फीमेल गैमेट में, फीमेल गैमेट में। और पूछता है कि छोटी स्पर्म, लंबी न्यूरॉन, ये याद रखेंगे। और पूछता है ब्लड में सबसे ज्यादा किस में पाए जाएंगे, बड़ी WBC, पूरा नाम। और जब भी पूछता है कि छोटी सबसे RBC, पूरा नाम। ये याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, हार्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। तो पूछता है साइटोलॉजी टर्म यानी शब्द किसने दिया था, हार्टविंग ने। तो पूछा है साइटोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। हिंदुस्तान भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक AK शर्मा, किसके, AK शर्मा। तो हिंदी पूछेगा तो उसके बाद से कहेंगे कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया तो एंटोनियो लीवेनहॉक ने, एंटोनियो लीवेनहॉक ने। एंटोनियो लीवेनहॉक ने और भी खोज किया था, जिसमें उन्होंने प्रोटोजोआ का खोज किया, RBC का खोज किया, बैक्टीरिया का खोज किया और स्पर्म का खोज किया। इसके साथ साथ कोशिका सिद्धांत में सबसे प्रचलित कोशिका सिद्धांत है स्लाइडेन और स्वान का। और इन्होंने कहा था एक कोशिका मिलेगी तो उत्तक का निर्माण करेगी, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा और अंग तंत्र से शरीर बन जाएगा। जिस तरह हमने जाना छोटी कोशिका सबसे थी मेल में और फीमेल में थी बड़ी कोशिका, दोनों मिली, एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये कोशिकाएं का निर्माण किया और इससे क्या बन गया, उत्तक। ये दोनों बड़ी और छोटी कोशिकाएं थी मिलकर उत्तक का निर्माण कर दी, उत्तक से अंग बन गया, अंग से अंग तंत्र बना और पुनः क्या बन गया, शरीर बन गया। तो इन सब को देखे तो ये कोशिका का बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगले दिन पुनः यहाँ से आपको पूछेंगे भी और अगले दिन इसके बारे में अगली जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।